अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। इमरान खान रो पड़े और उनके रोने की वीडियो इस वक्त सुपर हिट जा रही है। आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके रोने की वीडियो भी मिलेगी और वो जो वीडियो है वो इस वक्त बेतहाशा व्यूज़ भी हासिल कर रही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन मसला ये है कि आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान आखिर रोए क्यों? क्या वो उन लोगों की वजह से रोए जो भक्कर में शदीद हब्स के बावजूद इमरान खान साहब के जलसे में शिरकत के लिए आए और वहाँ पर आकर बेहोश हो के गिरते रहे? इमरान खान साहब के सामने उनको उठाकर ले जाया जाता रहा, उनको एम्बुलेंसों में बिठाया जाता रहा, उनको हॉस्पिटल भिजवाया जाता रहा। इमरान खान साहब ये सोच रहे कि यार ये लोग इतनी गर्मी में इतने हब्स के अंदर मेरा जलसा सुनने आए हैं, किस कदर मुश्किलात का शिकार हैं, और शायद उनकी मुश्किलात का एहसास करते हुए इमरान खान साहब के आंसू बह चुके हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। या आप ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब को शायद इस जलसे के दौरान इस बात का एहसास हो गया कि 3.5 साल के दौरान इमरान खान साहब ने मुल्की मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया, जिस तरीके से खेला, जिस तरीके से मेरी और आपकी मुश्किलात में इजाफा किया, और उसको इस बात का एहसास हो गया कि यार ये लोग इतनी मुश्किलात के बावजूद यहाँ तक पहुँचे हैं, इनकी ज़िंदगी इस वक्त जहन्नुम बन चुकी हैं। और इमरान खान साहब को शायद इस बात का एहसास हो गया कि यार मेरी हुकूमत की तरफ से जो इकदाम उठाए गए थे, ख़ास तौर पर IMF के साथ मुआहदा करने के बावजूद IMF को डिच किया गया, जिसकी वजह से इस वक्त लोगों के ऊपर महंगाई के पहाड़ टूटे जा रहे हैं। और वो ये सोचकर ये इस गलती का एहसास करते हुए इमरान खान साहब की आंखों से आंसू बहे हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब ना इस वजह से रोए कि लोग उनके सामने बेहोश होते रहे, ना ही इस वजह से रोए कि उनको अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और अपनी नाकामी का एतराफ़ हुआ। ये बात बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब के रोने की वजह कुछ और है, और वो वजह आपके साथ मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि इसके साथ मेरे पास 2 और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के हाथ में एक डंडा है, जिस डंडे को वो घुमाते फिर रहे हैं इस वक्त, और ये इतराफ़ किया गया है ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से कि उनके हाथ में वो जो डंडा जो इस वक्त वो फेर रहे हैं, वो डंडा उनके हाथ में किसी और ने थमाया है। वो असल में अगर वो जिसने वो डंडा उनको दिया है, अगर वो डंडा उनसे वापस ले ले तो राना सनाउल्लाह साहब खामोशी से एक कोने में जाके खड़े हो जाएंगे और इसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकेंगे। ये इंकशाफ किया है फवाद चौधरी साहब ने, और ये इस इंकशाफ की भी जो वजह है वो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से एक ऐलान है, जिसके अंदर उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है और उन्होंने इमरानी बावले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ये लफ्ज़ भी अगर मुझे तो जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा तो मुझे तो बड़ा दिलचस्प लगा कि यार राना सनाउल्लाह के अंदर जो हिस्से मज़ा है वो भी खासी हद तक आगे बढ़ चुकी है। और राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान जारी किया उसके अंदर उन्होंने ये जो इमरानी बावले हैं इनको चैलेंज किया, और उनमें ये कहना था उनका कि दौरान सफ़र बाज़ार या किसी भी जगह पर अगर आपका सामना इमरानी बावलों से हो जाए तो और वो आप पर गुराना या काटना शुरू कर दें, तो आपको कानून को हाथ में लेने या इनसे उलझने की बजाय अपने मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियो बनाएं। इमरानी बावला एक हो या एक से ज़ायद, सबकी काबिल शिनाख्त वीडियो बनाएं और इसे डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को अरसाल करें, व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दें या सोशल मीडिया के ज़रिए FIA को टैग कर दें। भरपूर कार्रवाई, इंदराज मुकदमा, गिरफ्तारी, हत्ता के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की ब्लॉकेज अमल में लाई जाएगी, ताकि शहरियों के आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 15 में दिए गए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। और इसके साथ साथ अगर इमरानी बावले फिर भी इस दौरान आपसे हाथापाई पर उतर आएँ तो वो अपने दिफा के कानूनी हक़ का इस्तेमाल करें, यानी जो अगर आप 2-4 लगा सकते हैं तो वो लगा भी सकते हैं, यानी आप मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के फार्मूले के ऊपर अमल दरामद करते हुए इस वायरस का अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने तो यकीनी तौर पर जो बात की वो उस तनाज़ुर में थी जो लाहौर के अंदर एक वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि नज़ीर चौहान साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं PP 168 से, वो गुजर के जा रहे थे कहीं, और इस वक्त ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है कि उनको रोक लिया गया, उनकी गाड़ी को रोक लिया गया और वहाँ पर चोर चोर, लोटे लोटे और इस किस्म की सदाएं बुलंद होगी। और दिलचस्प बात यह है कि नज़ीर चौहान साहब शीशा चढ़ा के वहाँ से तेज़ रफ्तारी से गुजरने के बावजूद वो जो है उन्होंने गाड़ी का शीशा उतारा और वो जो लोग नारे लगा रहे थे उनको देखकर उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया। मुझे ये समझ नहीं लग रही कि नज़ीर चौहान साहब ने ये विक्ट्री का निशान किस वजह से बनाया। या तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि यार मैं चोर भी हूँ, लोटा भी हूँ, और इसके बावजूद मैं इलेक्शन जीतूंगा, कोई इस किस्म को उन्होंने तासुर देने की कोशिश की, या कोई और वजह हो सकती है उनके ज़हन में क्या हो, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है
کہ یہ اتنی نعرہ اور اتنی جو وہ ہو رہی تھی ان کے اوپر تنقید، انہوں نے اس کے باوجود وکٹری کا نشان کیوں بنایا؟ لیکن خیر الیکشنز ہیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور اسی وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ ایک ٹویٹ سامنے آیا۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا رد عمل آنا تھا، رد عمل آیا فواد چودھری صاحب کی طرف سے، شہباز گل صاحب کی طرف سے، اور ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ ماننا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ہاتھ میں جو اس وقت ڈنڈا پایا جاتا ہے وہ ڈنڈا ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ ڈنڈا ان کو کسی نے تھمایا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں جو ہے فواد چودھری صاحب، انہوں نے مثال دی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو کھیت ہیں جہاں پر فصلیں وغیرہ بوئی جاتی ہیں، وہ کووں سے بچانے کے لیے نا وہاں پہ ایک یوں کر کے ڈھانچہ سا کھڑا کر دیا جاتا ہے جس کے سر کے اوپر کو ہنڈی سی لٹکا دی جاتی ہے تاکہ کوے اس کو دیکھیں اور وہ ذرا دور ہو جائیں۔ اسے اسکیئر کرو کا نام دیا جاتا ہے، اور فواد چودھری صاحب اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ایک اسکیئر کرو ہے جسے فصل کو پرندوں سے بچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسے کھیت میں کھڑا کرنے کے لیے جو ڈنڈا دیا جاتا ہے وہ ڈنڈا کسی اور کا ہے، اور رانا جی کی زبان اسی ڈنڈے کی وجہ سے چل رہی ہے۔ یعنی ان کو جو اس وقت معاملہ چل رہے ہیں اس کی شدت کا ان کو اندازہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اکیلے تو کچھ نہیں ہیں، اور اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو پھر یقینی طور پر ان کے پس پردہ کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اور انہوں نے کہا یار یہ ڈنڈا تو پکڑ اور یہ ڈنڈا چلا، اور بھرپور طریقے سے چلا۔ پھر جب وہ ڈنڈا چلاتے ہیں، پھر جب انہوں نے اس ڈنڈے کا عملی مظاہرہ کیا 25 مئی کو 26 مئی کی صبح کو، تو پھر پتہ چل گیا کہ جناب اس ڈنڈے کے پیچھے طاقت بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے شہباز گل صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور وہ اپنی جو انہوں نے اپنا جو انداز بیان ہے اس کے اندر انہوں نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ انداز بیان ان کا کیسا ہے یہ اب آپ سب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کسی تھکڑ قسم کے پنجابی رائٹر کو اپنے ٹویٹ لکھنے پر رکھ لیا ہے۔ رانا صاحب کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کسی نے چور کہا تو یہ مقدمہ قائم کریں گے، ان سے کوئی پوچھے گا کہ جناب وزیر داخلہ ہیں یا کوئی گلی کے نکڑ پر کھڑے رنگ باز جو آنے والے کو تڑیاں لگا رہے ہیں۔ اب یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لڑائی ہے یہ آگے بڑھ گئی، اور اس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے دوبارہ انٹری کی اور ایک نیا ٹویٹ ٹھوکا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ میں واضح کر دوں بطور عوامی نمائندے عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں، سوال پوچھنے پر بالکل کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر سیاسی مخالفت میں اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی رکن کو ہراس کیا گیا یا فریڈم آف سپیچ کے نام پر پگڑی اچھالنے کی کوشش کی تو بالکل ایکشن ہوگا۔ اب یہ والا جو معاملہ ہے یہ جا کے ملتا ہے احسن اقبال صاحب کے ساتھ، جو ان کے ساتھ بھیرا انٹرچینج پہ واقع ہوا تھا، اور خیر اس کی کوئی صلح صفائی کی کوششیں بھی ہوئیں اور پھر صلح صفائی ہو بھی گئی، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے جس کی اعلیٰ ترین سطح پر مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کی مذمت نہیں کی گئی کم از کم پی ٹی آئی کی طرف سے، بلکہ اس کو ڈیفینڈ کیا گیا۔ عمران خان صاحب خود بھرے جلسوں کے اندر اس بات کا اعتراف کرتے رہے کہ جناب رستو صاحب اگر آپ کو کسی نے چور کہا ہے تو کیا غلط کہا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ چور نہیں ہیں، آپ ڈاکو ہیں۔ اور پھر جب عمران خان صاحب یہ بات کہہ دیں گے تو پھر یقینی طور پر یہ صورتحال آگے ہی بڑھتی چلے گی، پیچھے نہیں آئے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خبر تھی جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کرنا ضروری سمجھا تھا، وہ تھا ملک احمد خان صاحب کے استعفے کا۔ ملک احمد خان صاحب صوبائی کابینہ میں وزیر قانون کے عہدے پر قائم تھے، اور ابھی کل ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور ابتدائی طور پر یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ ملک احمد خان صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ پنجاب میں ضمنی انتخابات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور وہ ضمنی انتخابات کے اندر اپنی پریزنس کو اور اپنی جو پولیٹیکل جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس کے اظہار کے لیے اور اب مسلم لیگ نون کو سپورٹ دینے کے لیے آئے ہیں میدان عمل میں، اور وہ اپنا رول اب پلے کریں گے۔ لیکن جو کہانی اب ان کے استعفے کی سامنے آ رہی ہے وہ ذرا تھوڑی سی مختلف نوعیت کی کہانی سامنے آ رہی ہے، اور کیونکہ یہ جو ہے ایاز صادق ہوں، سلمان رفیق ہوں، اویس لغاری ہوں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے حلقوں کے اندر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار وہ استعفیٰ دیا اور انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کی سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ملک احمد خان صاحب کے استعفے کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے حلقے کے اندر الیکشن نہیں ہو رہا، اور وہ کوئی مرکزی لیول کے ان کا اسٹیچر نہیں ہے، بڑے اچھے انسان ہیں، بہت زبردست پولیٹیشین ہیں، لیکن وہ اپنے حلقے سے باہر کوئی رول پلے کر سکے یہ کوئی بات جو ہے نا وہ ماننے والی نہیں ہے۔ اب جب تھوڑا سا اس کے بارے میں پتہ کیا تو ایک نئی کہانی سامنے نکلی، اور اس کہانی کا تعلق ہے عمران ریاض خان صاحب سے، جو پی ٹی آئی کے ایک ان کی
बहुत करीब समझे जाते हैं इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब हर जलसे में उनका जिक्र भी करते हैं और वो एक अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। अच्छा, उसकी जो पता ये चला कि जब इमरान रियाज खान साहब को उठाया गया था, जब उनको गिरफ़्तार किया गया था अटक के पुल से और फिर उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ शहरों में दर्ज FIRs के तहत कार्रवाई होने लगी थी, तो मलिक अहमद ख़ान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बल्कि उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का हवाला दिया था और इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी को डिफेंड भी किया था। और उसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़िशरीज़ के ठेके लेने पर उनके वालिद के नाम पर, यानी इमरान रियाज खान साहब के वालिद की तरफ से जो एक सरकारी ऑफिसर रह चुके हैं, उनकी जो तरफ से मुख्तलिफ बड़े महंगे महंगे फ़िशरीज़ के जो ठेके लिए थे और उसके ज़रिए फिर आगे पैसे शैसे बनाए गए, उसका उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि जनाब इन्होंने अपने जो ताल्लुकात हैं उसका फ़ायदा उठाया है और ये एकदम से करोड़ों रुपए के मालिक बनेंगे। इस किस्म की उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यानी उन्होंने इमरान रियाज साहब की जो गिरफ़्तारी है उसको डिफेंड किया था। अब होता ये है कि जब इमरान रियाज साहब आते हैं चकवाल और चकवाल से उनको शिफ्ट किया जाता है लाहौर पुलिस उनको उनको अपनी कस्टडी में लेती है, तो रास्ते के अंदर उनको एक वाइट कलर की सिटी गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है जिसके ऊपर कराची का नंबर लगा होता है। और ये वीडियोस उनकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं कि वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, पीछे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उनको चेस भी कर रहे हैं। फिर जब वो गाड़ी लाहौर पहुंच भी जाती है तब भी वो लाहौर की सड़कों पर गर्दिश करती रहती है। उनको CIA कोतवाली के हवाले नहीं किया जाता। और उसके बारे में फिर बाद में ये पता चला कि जनाब इस गाड़ी के अंदर इमरान रियाज साहब के साथ कोई मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के अंदर इमरान रियाज साहब के साथ कुछ मामलात को तय किया गया था। और फिर उसके बाद अगली पेशरफ्त वो आपके सामने है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनको पेश किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट उनकी ज़मानत ईद के चक्रों के अंदर उनकी ज़मानत भी ले लेती है और महकमा कानून जिसके वज़ीर थे मलिक अहमद ख़ान साहब, वहाँ पर जब वो पेश किया जाता है, सरकारी वकील वहाँ पर आता है, तो वो उनकी ज़मानत की या उनको ईद की छुट्टियों पर रिहा करने के हवाले से फ़ैसले की मुखालफत नहीं करता। और ये वो मौका था जहाँ पर मलिक अहमद ख़ान साहब की तरफ से एतराज़ किया गया कि यार अगर आपने मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, मुझसे आपने ये सारा कुछ करवाया था, तो फिर ये हतमी फ़ैसले से पहले कम से कम मुझे आगाह करना चाहिए था, मुझसे मशवरा करना चाहिए था, मुझसे बातचीत करनी चाहिए थी। ये शिकवा उन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर भी किया और अपनी पार्टी क़यादत से भी किया, क्योंकि पार्टी क़यादत को किसी ने कहा और उसके बाद फिर पार्टी क़यादत ने आगे मलिक अहमद ख़ान साहब को कहा और मलिक अहमद ख़ान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उनको इस बात का ये एहसास हुआ कि जनाब मेरे साथ कोई गेम डाली गई है, मुझे कोई अलग से कोई यूज़ किया गया है या इस किस्म की कोई कार्रवाई की गई है। और इस पर उन्होंने बतौर एहतजाज मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने दिया है इस्तीफ़ा और उसका ज़िमनी इलेक्शंस के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पार्टी के अंदर कोई अंदरूनी मामला है और जो कहानी मेरे सामने आई वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अलबत्ता जो कहानी कल इमरान खान साहब ने जारी की वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इमरान खान साहब तकरीर के दौरान अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेरी ये वो तमाम लोग इस वक्त मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं जो खांसी अगर इनको हो जाए तो वो उसकी दवाई लेने के लिए भी बैरून मुल्क जाते हैं, वो खांसी की दवाई भी पाकिस्तान से नहीं लेते। और मैं किसी भी सूरत शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तस्लीम ही नहीं करूँगा, मैं कबूल ही नहीं कर सकता। और ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और मैं ये सोच रहा था जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि होना तो ये चाहिए था कि उनको ये जो था कि लोगों की तकालीफ हब्स के अंदर लोगों को बुला लेना, जलसे करना, इस पर शायद वो रो पड़े होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो रोए ज़रूर, लेकिन रोए इस वजह से कि यार मेरी जगह थे तो शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बना दिया, जिसके ऊपर मैं हर तरह के इल्ज़ाम लगाता रहा हूँ, जिसको मैं मनी लॉन्ड्रर कहता रहा हूँ, जिसको मैं ये कहता रहा हूँ कि जनाब ये जंगला बस बनाने वालों में शामिल हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो सरकारी रिकॉर्ड को जला देते थे। पर हर तरह का जो इल्ज़ाम है वो उन पर लगाया गया। और इमरान खान साहब को इस बात का दुख है कि जनाब मेरी जो रिप्लेसमेंट की वो शहबाज शरीफ से की, बल्कि कई जगहों पर वो इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि मैंने खुद न्यूट्रल्स से बात जब की तो मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि न्यूट्रल्स जो है वो शहबाज शरीफ को लगा देंगे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो न्यूट्रल्स ये समझते थे कि शायद ये कोई बहुत बड़ा मास्टर किस्म का बंदा है जो एकदम चीज़ों को टर्न अराउंड कर देगा। लेकिन देखा कि इनके इक़्तिदार में आने के बाद
टर्न अराउंड नहीं हुआ बल्कि मीशत और ज़्यादा नीचे बैठ गई। अब अगर हम देखें तो ये इमरान खान साहब के लिए नई बात नहीं है। उनके सामने लोग गिर पड़े, उनके सामने लोग बेहोश हो जाएं, बल्कि जान से भी चले जाएं, उनको इस चीज़ की कोई नदामत फील नहीं होती। वो एक लम्हे के लिए रुक कर ये नहीं कह सकते लोगों को कि यार रुको, ये लोग गर्मी की वजह से बेहोश हो गए, इनके लिए रास्ता छोड़ो ताकि इनको एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाए। ये तो इंसानियत के तौर पर कहा जा सकता है ना। लेकिन आपको वो जलसा भी याद होगा जो कासिम बाग मुल्तान में हुआ था, और ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरना दे रहे थे और धरने में हाज़िरी कम होने की वजह से उन्होंने मुल्क के अंदर जलसों का प्लान बनाया था। और मुल्तान में होने वाले जलसे के दौरान कई अफराद जो स्टेज के पास मौजूद थे वो दम घुटने की वजह से उनकी हालत गैर हो गई, बल्कि चंद अफराद, चंद नौजवान वो जान की बाजी भी हार गए थे। इमरान खान साहब के सामने लोगों को नीचे से ऊपर स्टेज के ऊपर लाया जा रहा था ताकि उनको ज़रा थोड़ी सी हवा मिले, लेकिन इमरान खान साहब ने देखने के बावजूद अपनी तकरीर को रोका नहीं था। ये नहीं कहा था कि यार इन लोगों को फटाफट ऊपर भिजवाओ, इनको एम्बुलेंस में आगे लेके जाना चाहिए, लेकिन वो अपनी तकरीर जारी रखी। उन्होंने कल भी उन्होंने ऐसा किया। वो देख रहे थे उनके सामने लोग बेहोश होकर गिरे थे, बल्कि एक खातून भी बेहोश होकर गिरी जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गैर हो गई। उनको उठाने की कोशिश की गई, उनको पानी के छींटे मारने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तबीयत बेहतर नहीं हो सकी। फिर उसके बाद उनको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल पहुँचाया गया। और इसी तरीके से बाकी 4 अफराद जो बेहोश हो गए थे, ऑक्सीजन लेवल यकीनी तौर पर जब बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो फिर दम घुटने वाले जो सूरत हाल है वो सामने आती है। असूली तौर पर इखलाकियात के साथ साथ इमरान खान साहब के अंदर इंसानियत का होना भी बड़ा ज़रूरी है, और ना उनके अंदर इस वक्त इखलाकियात की कोई रमक नज़र आती है और ना ही इंसानियत की रमक नज़र आती है। अफसोस ये होना चाहिए था कि लोगों की मुश्किलात के अंदर इजाफा जो हुआ उसके अंदर उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इस बात का वो एतराफ़ कभी नहीं करेंगे। असूली तौर पर उनको इस बात का भी एतराफ़ करना चाहिए, बल्कि एहसास करना चाहिए कि ये लोग मेरे सामने जो खड़े हैं मेरे दीवाने हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे कहने पर दिन को भी निकलते हैं, मेरे कहने पर रात को भी निकलते हैं, अपनी मुश्किलात नहीं देखते, अपनी दाढ़ियाँ तोड़ के निकलते हैं। लेकिन अगर वो किसी मुसीबत में पड़ जाएं, जिस तरीके से वो बेहोश हो रहे थे, तो इमरान खान साहब अपना खिताब नहीं रोकते। उन लोगों के लिए उनकी आंख में से एक आंसू नहीं निकलता, लेकिन अगर आंसू निकलता है तो सिर्फ इस वजह से कि मुझे क्यों निकाला, और अगर मुझे निकाला तो शहबाज शरीफ को क्यों लाए। अब इस मर्ज़ का कोई इलाज हमारे पास तो कम से कम नहीं है, और शायद इमरान खान साहब के पास भी अपने रोने की इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।